अभी हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश प्रोज फर्स्ट लेसन आ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस। बच्चों, पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस ग्रेट ऑथर। विलियम सी डगलस एक्चुअल में अमेरिकन ऑथर थे एंड ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में वो जज थे और वो इंडिया से इतना प्रेम करते थे कि वो बार बार इंडिया आकर यहाँ के लोगों को, यहाँ की कल्चर को देखना चाहते थे। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, वो ही विजिटेड इंडिया इन 1950। उनके ही हैड टू पर्पस, दो ऑब्जेक्टिव्स को वो साथ में लेकर आए थे। नंबर वन, ही वॉन्टेड टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज। हिमालय पर्वत तो आप जानते हैं, हिमालय पर्वत को देखना चाहते थे। कहाँ ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े तपस्वी जहां रहते थे, तो उनके अंदर एक बहुत इंटरेस्ट था उसको देखने के लिए। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज ही वांटेड टू सी द सर्कमस्टेंसेस, उन परिस्थितियों को देखना चाहते थे जिसमें भारतीय लोग रह रहे थे, इंडियंस रह रहे थे। क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस their financial, their political, their religious conditions were not favorable। तो वो इन दोनों पर्पस को साथ में लेकर और इंडिया में आए। न्यू दिल्ली से वो ही वांटेड टू गो टू हिमालयस, हिमालय पर्वत देखने जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ही डिसाइडेड टू गो टू बरेली, एज फार एज बरेली बाय ट्रेन, देन आफ्टर टू रानीखेत। रानीखेत बच्चों इट इज वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, और इसको अंग्रेजों ने अपने आर्मी के लिए बसाया था, अपने आर्मी पर्सनल्स को रहने के लिए बसाया था रानीखेत। तो बरेली से उनको जाना था रानीखेत बाई कार। अभी जो आप लेसन पढ़ने जा रहे हैं, आ गर्ल विद अ बास्केट, इनफैक्ट उनकी इसी जर्नी जो न्यू दिल्ली से और बरेली तक हुई, उसमें ही हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उन्हें भारत की इस आत्मा के दर्शन इस यात्रा के दौरान हुए और उन्हें पता लगा कि वास्तव में इंडियन कल्चर क्या है और इंडियंस कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं। तो बच्चों, वी विल डिस्कस, वी विल स्टडी दिस लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट राइट नाउ। यहां अगर आप देखें तो लेसन नंबर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट, मैं सबसे पहले इसकी रीडिंग करूंगा। बच्चों, टुडे वी विल स्टडी ओनली 2 पैराग्राफ्स, ओके। मैं नहीं चाहता कि एकदम आपके ऊपर एकदम बर्डन पड़े। जो पहला पैराग्राफ है उसकी मैं रीडिंग कर रहा हूं, और अगर आपको हो सकता है कि इसमें वीडियो में इतने छोटे लेटर्स दिखाई ना दें तो डोंट वरी, मैं अलग से इसकी फोटो स्क्रीनशॉट खींचकर आपको भेजूंगा, जिससे कि आप अलग से इसको पढ़ सकें और इसका अर्थ भी जान सकें। A Girl with a Basket, William C. Douglas। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. The platforms were packed with people: Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। बच्चों, ये जो रीडिंग मैंने की है
एक एक वर्ड पर स्ट्रेस दिया है, आप इसको अच्छी तरह से घर पर पहले रीड करेंगे। उसके बाद इसका ट्रांसलेट, इसकी हिंदी मैंने सामने लिखी हुई है। लेखक नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा। वह बरेली तक रेलगाड़ी के द्वारा तथा रानीखेत, जो कि 120 मील तक फैली हुई बर्फ से ढके हिमालय पर्वत के सामने 6000 फुट लंबे समतल पहाड़ी स्थान पर बसा एक पुराना ब्रिटिश सेना का पर्वतीय शहर है, तक कार द्वारा जा रहा था। रेलगाड़ी एक सवारी गाड़ी थी जो प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। हर स्टेशन पर लेखक अपने डिब्बे का दरवाजा तेजी से खोलता और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता। सभी प्लेटफॉर्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले आदि से खचाखच भरे हुए थे। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे तथा सफेद ढीले वस्त्र पहने हुए थे। लेखक कम से कम 3 लोगों से पूछता और उसे उनमें से एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला अवश्य मिल जाता। तब वे लोग उस दिन के समाचार तथा मुख्य विषय व संसार की घटनाओं के बारे में बातें करते। इस तरह लेखक अधिकारियों के व्यवहार तथा रिपोर्ट के विरुद्ध लोगों की राय जानकर भारत देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। बच्चों, अभी आपने देखा, सबसे पहले द ऑथर केम टू न्यू दिल्ली एंड ही स्टार्टेड ए जर्नी टूवर्ड्स द हिमालयाज बाय ट्रेन। He wanted to reach Bareilly by train. Then after he wanted to go to Ranikhet by car. But during these 2 trips, first when he started from New Delhi to Bareilly, he was going by a passenger train. उस पैसेंजर ट्रेन में जब वो बैठा हुआ था तो he wanted to talk to the people on the platforms as the train was वेरी स्लो, बहुत धीमे धीमे ट्रेन चल रही थी, इसीलिए वो ही वुड कम डाउन, गेट डाउन एट द प्लेटफॉर्म्स एंड ही वुड सर्च टू दोज पीपल। उन लोगों को देखता था जिनमें कोई उसको अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाए, जिससे कि वो अंग्रेजी में बात कर सके और इंडियंस और यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, इंडिपेंडेंस के बाद में जो स्थिति थी, लोगों के जो विचार थे, जो ओपिनियंस थी, उनके बारे में बात कर सके। जब भी वो बाहर आता तो हर प्लेटफॉर्म पर वो देखता था पूरे प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हुए। सोल्जर्स, मर्चेंट्स, बेगर्स, फार्मर्स, प्रीस्ट, हिंदू, मुस्लिम्स, सब लोग दिखाई देते थे। और बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो व्हाइट लूज गारमेंट्स, आप कह सकते हैं धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता पहनते थे, बहुत सिंपल थे। और ज्यादातर लोग जो थे वो नंगे पैर थे। बच्चों, अब आप खुद ही समझिए उस समय आजादी के बाद में हमारे देश के लोगों की यहाँ की स्थिति कैसी थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के अंदर एक उत्साह था। दे हैड एंथुजियास्टिक फीलिंग्स, दे हैड द रियल इन देयर बिहेवियर। बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि वो अब एक आजादी के साथ रह रहे थे। बच्चों, इस हिंदी ये जो ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, इसके बाद एक एक पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स आए हैं ये मैंने यहां पर लिख दिए। एज फार एज, पैराग्राफ 1 में एज फार एज, जिसका मतलब है जहां तक, बरेली तक। एज फार एज बरेली मीन्स बरेली तक। लोकेटेड, लोकेटेड कहते हैं स्थित होना, कहीं पर बसा हुआ होना। रिच, रिच कहते हैं किसी पहाड़ी पर कोई समतल अगर जगह होती है, दैट इज कॉल्ड रिच। स्ट्रेच, फैला हुआ, बहुत लंबा फैला हुआ। स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका हुआ। स्वंग ओपन, तेजी से किसी चीज को खोल देना। कंपार्टमेंट, डिब्बा, रेलगाड़ी में आप सफर करते हैं, आप जानते हैं कंपार्टमेंट, डिब्बा, जहां पर यात्री लोग बैठते हैं। पैराग्राफ 2 में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी यहां लिखे हुए हैं। पैक्ड विथ, खचाखच भरे हुए होना। मर्चेंट्स, व्यापारी। प्रीस्ट्स, पुजारी। पोर्टर्स, कुली। बेगर्स, भिखारी। हॉकर्स, ठेल पर बेचने, सामान बेचने वाले। बेयरफुट, नंगे पैर। लूज व्हाइट गारमेंट्स, ढीले सफेद वस्त्र या कुर्ता धोती भी आप कह सकते हैं।
एटलीस्ट कम से कम वर्ल्ड अफेयर्स संसार की घटनाएं, मेजर टॉपिक्स मुख्य विषय, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, किसी भी राष्ट्र किसी भी व्यक्ति की नब्ज टटोलना अर्थात उसके बारे में जानकारी लेना। नब्ज टटोलने मतलब होता है किसी चीज के बारे में गहरी जानकारी लेना। तो इस तरह वो बार बार लोगों से बात करके भारत देश के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट वर देयर ओपिनियंस अबाउट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स। और बच्चों ये वर्ड मीनिंग आप लर्न करेंगे आज, इसकी हिंदी आप पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ने के बाद इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे फॉर यू, आप सबके लिए आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द ऑथर गोइंग एंड वाई, वेयर वॉज द ऑथर गोइंग एंड वाई। नंबर 2, हाउ डिड ही डिसाइड टू रीच रानीखेत, हाउ डिड ही डिसाइड टू रीच रानीखेत। What did he see on the way stations, रास्ते के जो स्टेशन पड़े उसमें उसने क्या देखा। What would he do on the way stations, और उन स्टेशनों पर वो क्या कर रहा था, क्या करता था। What was he doing to get a feel of the pulse of the nation, भारत राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए वो क्या कर रहा था। बच्चों आज आपको 2 पैराग्राफ इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, वर्ड मीनिंग आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन मैंने दिए, इनके आंसर आपको लिखने हैं, और आंसर भी आपको लगभग 30 शब्दों के अंदर, 30-35 तक, इससे ज्यादा लंबे आंसर्स ना हो। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के वजह से सब लोग लॉकडाउन के अंदर घर पर हैं। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज, चूंकि ये 2019 में हुई इसलिए इसको कोविड-19 डिजीज कहा गया है। आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, हम सब शिक्षकगण, हमारे प्रधानाचार्य जी, सब लोग इस बारे में चिंतित हैं, और बहुत जल्दी दूसरे विषय के भी जो वीडियोस हैं, जो शिक्षक है वो आपके साथ शीघ्र जुड़ेंगे। लेकिन आप घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा एक सिंबल है। अपने घर वालों को कहिए कहीं बाहर ना जाएं, और बच्चों आपकी पढ़ाई के बारे में हम सब चिंतित हैं, समय समय पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।